नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत के साथ मैं बड़े बुजुर्गों की एक बात कहना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देश में जो राजनीतिक माहौल है और जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए झारखंड के चीफ मिनिस्टर और हेमंत सोरेन की पारी खत्म। अब हेमंत सोरेन को जेल मिलनी है। तो हेमंत सोरेन की पारी तो खत्म हो गई। झारखंड में सियासी उथल-पुथल अभी जारी है। लेकिन बात सिर्फ झारखंड की नहीं है। आपने कल ही कहा था कि बिहार में शपथ ग्रहण की स्याही अभी सूखी नहीं थी कि झारखंड का ऑपरेशन शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि इसके बाद दिल्ली की बारी है। अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटक रही है। लेकिन बिहार कहां बच रहा है? तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव सभी पर तलवार लटक रहे हैं। और ऐसी स्थिति, देखिए, पहले यह बात कही जाती थी, कई लोग अनुमान लगाते थे कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को शायद छेड़ा न जाए, क्योंकि आदिवासी मतों के भड़कने का, बिदकने का खतरा बन जाता है। लेकिन अब तो केंद्रीय जांच एजेंसियां समय, चुनाव, किसी बात की परवाह नहीं कर रही है। एक्शन लेना है तो लेना है। तो हम बिहार के संदर्भ में बात करना चाहते हैं कि जब तलवार तेजस्वी यादव पर लटक रही है, लालू यादव पर लटक रहा है, मीशा, राबड़ी देवी, हेमा सभी चपेटे में है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैंने इसलिए कहा कि क्यों सावधान हो जाना चाहिए तेजस्वी यादव को। देखिए, आपने देखा ही कि झारखंड में जैसा हेमंत सोरेन चाहते थे अपनी पत्नी को गद्दी दे देना, इसके लिए उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र खाली भी कराया था। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और चुनाव बिल्कुल माथे पर है। तेजस्वी यादव पर यदि तलवार लटकी हुई जो है वह चल गई, तो फिर आरजेडी कौन संभालेगा? तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए? लालू यादव को क्या करना चाहिए? रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई तैयारी है क्या, आप देख रहे हैं? नहीं तो फिर तो पूरी पारी दूसरे लोग ही खेलेंगे। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये आपने जो एक बात बीच में कही कि पहले ये माना जाता था, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में ये एक जी। धारणा थी, पारंपरिक राजनीति हम लोगों के यहाँ जो था उसके हिसाब से ये उस पारंपरिक राजनीति में ये बात मानी जाती थी कि चुनाव के समय इस तरह की सारी कार्रवाइयां रुक जाती थी। हम्म। लेकिन आपने देखा ये जो अभी हुआ झारखंड में, उसकी बुनियाद दिख गई थी छत्तीसगढ़ में, जब चुनाव के बीच में ईडी जी। ने कार्रवाई की थी और छापा मार करके कुछ पैसे बरामद किए थे, 5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और एक महादेव व्यक्ति गया। को गिरफ्तार किया गया था महादेव ऐप के मामले में। और उस जी। गिरफ्तार व्यक्ति ने कहा था कि उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। जी। हालांकि बाद में वो व्यक्ति अपने बयान से पलट गया और फिर जब सरकार हटी तो फिर पलट गया। हम्म। लेकिन ये उस एक चुनाव के बीच में, चलते चुनाव के बीच की बात है। ये चुनाव प्रचार चल रहा था, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मतलब अब मतदान होने वाला था। उस जी। समय ये घटना घटी थी। हम्म। तो और उसका बड़ा फायदा हुआ बीजेपी को। तो उसके बाद हमको कुछ लोगों से बात हुई जो कानूनी जानकार हैं, जिसमें भारत सरकार के कानूनी अधिकारी भी शामिल थे। उन लोगों जी। ने कहा कि ये भारत सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी जो मुहिम है, उस पर जनता का ठप्पा है, जनता की मुहर है। जनता जी। जनता चाहती है कि जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये हम्म। अलग बात है, ये बहस का बहुत बड़ा विषय है कि भ्रष्ट क्या सिर्फ जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो गैर भाजपा दल हैं, वही भ्रष्ट हैं, या भाजपा के लोग और उनके सहयोगी पार्टियां भी भ्रष्ट हैं, या भाजपा जिन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, जिसको वॉशिंग मशीन की थ्योरी कह रहे हैं, वो सब लोग पाक साफ हो जाते हैं। ये एक बहस जी। का विषय है, किस तरह से अजीत पवार हो गए, चाहे बहुत सारे लोग आ गए और सब पाक पवित्र हो गए। हम्म। लेकिन अभी जनता इस बात पर मुहर लगा रही है कि भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं, या जिनको प्रचार के जरिए, नैरेटिव के जरिए भ्रष्ट साबित किया गया हुआ है पब्लिक परसेप्शन में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती, तभी ये लग गया था कि अब कोई कुछ और राज्यों में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हम्म। बीजेपी को ये लग गया कि जनता इसको पसंद कर रही है, इसके नाम पर जनता वोट दे रही है। फिर जी। आपने देखा कि उन चुनावों के बाद जिस दिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया विष्णुदेव साय को,
उस दिन भी ये लग गया था कि अब हेमंत सोरेन के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि पहले तो यही कहा जाता था ना कि इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जी, और इस आधार पर यह माना जाता था कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उनके पड़ोसी हम्म, राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके बाद हम सब लोग देख रहे हैं कि 1.5 महीने के बाद ही गिरफ्तारी हो गई हेमंत सोरेन की। जी, ये बैकग्राउंडर हमने इसलिए दिया है कि मध्य प्रदेश में भी एक यादव मुख्यमंत्री बना दिया है भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी, और हम्म, वो बिहार का दौरा भी करके चले गए। आकर के वो बिहार में आए और जुटे, और बड़ी संख्या में लोग जुटे थे उनके स्वागत में, मोहन यादव के। जी, तो इसलिए उस समय भी हम लोगों ने कहा था, एक जो नेता के सब आम आदमी के मुकाबले नेता में क्या सबसे बड़ा गुण होना चाहिए? नेता में हम्म, सबसे बड़ा गुण होना चाहिए दूरदृष्टि का। जी, उसको दूर की चीजें दिखनी चाहिए हैं कि भविष्य में क्या चीजें हो सकती हैं, और उस बुरे से बुरी चीज भी उसको दिखनी चाहिए है, और उसके हिसाब से उसको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे युद्ध नीति में कहा जाता है कि सबसे अच्छा जनरल वह होता है जो हारने के बाद बच निकलने का रास्ता पहले से खोज के रखता है, कि अगर बिल्कुल, लड़ाई हार गए तो किस तरह से हम्म, बच के निकलेंगे, वो रास्ता खोज के रखने वाला सबसे काबिल जनरल माना जाता है। युद्ध जी, जीतने की रणनीति होनी चाहिए, लेकिन हारने पर हम्म, निकलने की रणनीति उससे ज्यादा जरूरी होती है। ये नहीं बनाया हेमंत सोरेन ने। उनको हम्म, समझ जाना चाहिए था। यहां तक आप सोचिए कि जब उन्होंने गांडे सीट खाली कराई सरफराज अहमद से, उस दिन भी अगर वो चाहते अपनी मौजूदगी में अगर अपनी पत्नी को बनाना या किसी और को बनाना या बना देते, तो आज ये स्थिति नहीं आती जो झारखंड में अव्यवस्था की स्थिति उनकी पार्टी के अंदर बन गई है, कि कोई विधायक यहाँ जी, है, कोई विधायक वहां है, किसी विधायक ने समर्थन पत्र पर दस्तखत नहीं किए, परिवार का झगड़ा नहीं निपटा। तो ये दूरदृष्टि की कमी है। जी, बिहार में जो नेता हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव, दोनों दोनों को ये इस दूरदर्शिता दिखाने की जरूरत है। इस समय उनको आगे का, उनको भविष्य देखना है कि आगे क्या हो सकता है। अब हम्म, अगर ये बीजेपी को है कि अगर भ्रष्टाचार का हमने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है, तो हम भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो लोग इसको पसंद करेंगे। लोग जी, इसके विरोध में जा करके, और ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी को हरवाने के लिए सब आदमी वोट करेगा। ये भी नहीं है कि सहानुभूति उन उस वोट वर्ग की सहानुभूति हो जाएगी आरजेडी के प्रति या झारखंड में जेएमएम के प्रति, जो उनके कोर समर्थक नहीं रहे हैं पहले से। अब वो जी, दौर नहीं है राजनीति का। हम्म, इसीलिए पहले से उपाय करने की जरूरत है, खतरा भांप करके। और खतरा सामने दिख रहा है, एक एक करके जिस तरह से परिवार के नए नए सदस्यों के नाम शामिल किए जा रहे हैं अलग अलग मुकदमों में, उसको देखते हुए अब समय है कि दूरदर्शिता के हिसाब से आगे की प्लानिंग करें। देखिए, पहले हेमा यादव का नाम नहीं था इस जी, मामले में, किसी भी मामले में। वो पांचवी सदस्य हैं लालू यादव के हम्म, परिवार के, जिनका नाम शामिल किया गया आरोप पत्र में। और अब 9 फरवरी को आरोप भी तय होने हैं। उसके लिए हम्म, अलग से एक नोटिस किया हुआ है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने। और उसी दिन ईडी ने तीनों लोगों को पूछताछ के लिए भी समन दे दिया है। अभी घर पे जाकर जी, के 10 मिनट के ईडी के अधिकारी घर पे जाकर के उनको समन दे करके आए, राबड़ी देवी और मीसा भारती और हेमा यादव को। हम्म, अभी 29 जनवरी को पूछताछ हुई है लालू यादव से, और 30 जनवरी को तेजस्वी तेजस्वी यादव यादव से। पे, और ये जो सूत्र बताते हैं, सूत्र क्या होते हैं, वो एजेंसी के लोग खुद ही खबरें बोल, जो लीक करना होता है सो लीक करते हैं, जिसका जी, एक एक लाइन की बात होती है कि पूछताछ से अभी संतुष्ट नहीं है और अभी पूछताछ अधूरी है, पूछताछ हम्म, अभी और हो सकती है। ये हमेशा ओपन रखा जाता है ऐसे मामलों में। और आरोप पत्र भी अब पहले होता था कि एक बार चार्जशीट फाइल हो गई, इसका मतलब कि अब मुकदमा ट्रायल में जाएगा। अब वो ऐसा नहीं रहा, एक ही मामले में कई कई बार चार्जशीट फाइल हो रही है, पूरक के ऊपर पूरक आरोप पत्र लिए जा रहे हैं, इसी सप्लीमेंट्री मामले में चार्जशीट, इसी मामले में सप्लीमेंट्री इसी मामले में चार्जशीट, तो इसी फिर मामले से में, चार्जशीट हो रही है। वही जी, इसी मामले में फिर से चार्जशीट हुआ। और जरूरी जी, नहीं है कि वो आखिरी हो, इसके बाद कोई हम्म, और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ सकती है जिसमें कुछ और लोगों के नाम हो सकते हैं। तो जी, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन ओपन रख रही हैं एजेंसियां। हम्म, एक तो ये क्या है कि इन्वेस्टिगेशन ही क्लोज नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हो रहा है, तो एक खतरे की तलवार हमेशा लटकी रह रही है। तो अब एक नए सदस्य को शामिल कर दिया गया आरोप पत्र में। अब 9 तारीख को उन तीन लोगों से पूछताछ के लिए समन है, और दोबारा फिर समन हो सकता है लालू यादव और तेजस्वी यादव को। और जी, अगला समन संभव है कि अगला समन वो खतरा लेकर के आए, गिरफ्तारी का खतरा हो लेकर के आए अगला समन। देखिए, हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए हैं, ये 10वां समन था उनके उनके खिलाफ। बिल्कुल, एक बार वो पूछताछ के लिए गए थे ईडी में, लेकिन वो दूसरा केस था, वो अवैध खनन का केस था। इस जमीन के मामले में वो एक बार भी नहीं गए पूछताछ के लिए। फिर 20 जनवरी को उनके यहाँ घर पे जाकर के पूछताछ की थी ईडी ने, और अब उनको गिरफ्तार कर लिया 11 दिन के भीतर। पहली पूछताछ उनसे हुई 20 जनवरी को, और 11 दिन के भीतर। ये भी जमीन का मामला था।
तो जी। लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जमीन का मामला है और दूसरे हम्म। मामले हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है। जी। और ये रेलवे में भर्ती बहाली के लिए के बदले में जमीन लेने का मामला है। फिर उस मकान के बारे में हम लोगों ने एक बार और इस बात की चर्चा की थी कि जो मकान है 160 करोड़ रुपए की, हमने वो देखा। अब पता नहीं वो निश्चित रूप से किसी ने एजेंसी से ही बताया होगा, अगर हाँ, तेजस्वी यादव ने मार्केट नहीं वैल्यू बताया है, जी, बिल्कुल। तेजस्वी ने नहीं बताया है मीडिया को कि हमसे हम्म। क्या सवाल पूछे गए थे, तो कहा गया था कि उस मकान के बारे में पूछा गया। तो अब ये उस मकान, इसका मतलब है कि एजेंसी के पास कुछ और चीजें भी हैं जो अभी पब्लिक में जी। नहीं दिख रही। और हम्म। हम सब लोग जानते हैं कि एक बहुत ही करीबी परिवार के एक बहुत करीबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो बिजनेस के मामलों में काफी जुड़े रहे थे, अमित हम्म। कत्याल को। तो जी। कौन जानता है कि उन्होंने कुछ नहीं बता दिया है? किसी को पता हम्म। तो है नहीं आजकल की जो हिरासत में है एजेंसी के, उसने क्या बता दिया। और ये जी। दिल्ली वाले मामले का भी आपने जिक्र किया, हम सब लोगों ने देखा कि संजय सिंह को गिरफ्तार कब किया गया, जिस दिन दो बिल्कुल। लोग, दो एक एक दिनेश अरोड़ा कारोबारी हैं और एक दूसरे व्यक्ति, दो लोग जिस दिन सरकारी गवाह बने, उसके 2 या जी। 3 दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया संजय जी को, संजय सिंह को, हम्म। संजय जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। तो अब ये कौन जानता है कि सरकारी गवाह भले न बने, लेकिन एजेंसीज का प्रेशर होता है, उस प्रेशर में बहुत सारी बातें लोग बताते हैं। तो अब भोला किसने, यादव गिरफ्तार किए गए थे, भोला यादव गिरफ्तार हुए थे जो भोला लालू यादव के को हनुमान गिरफ्तार थे। किया गया था, उसके बाद जी। ही बहुत सारे लोगों के नाम आए इस मामले में। तो जी। किसने एजेंसी की पूछताछ में क्या बताया है, ये अब पता तो है नहीं किसी को कि क्या एजेंसी के हाथ में है। और नहीं भी है, अगर एजेंसी को राजनीतिक रूप से जो सत्तारूढ़ दल है उसको फायदा होता है अपने विरोधियों के गिरफ्तार होने से, तो एजेंसी को उसमें कोई हिचक नहीं हो रही है गिरफ्तार कर लेने में। आप देखिए जी। पश्चिम बंगाल में कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पार्था हम्म। चैटर्जी गिरफ्तार हो गए, अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हो गए। उसके पहले कई और लोगों के ऊपर अभी तलवार लटका रखी है जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, जिनके खिलाफ एजेंसी लगी हुई है जांच में। तो गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है एजेंसी को। अगर ये लग रहा है, अगर ये हम आप सब आदमी जो भी राजनीतिक विश्लेषण कर रहा है उसको लग रहा है जी। कि गिरफ्तारी से उसको फायदा होगा, तो हम्म। इसलिए अभी इस खतरे को भांपना होगा। राजनीतिक तैयारी क्या है बीजेपी की, इसको भी देखना होगा। राजनीतिक तैयारी दिख रही है, नहीं तो मध्य साफ साफ प्रदेश में दिख रही है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कोई मतलब नहीं था। हम्म। और उसके बाद जो उसके पहले, मोहन यादव के पहले बनने के पहले बिहार में भी एक यादव सम्मेलन हुआ था जिसमें काफी सारे लोग जुटे थे और उसमें एक डिवाइड, उपजाति के आधार पर डिवाइड करने का भी काम, काफी प्रयास हुआ है। तो एक तरफ जी, बीजेपी बिल्कुल। अपनी राजनीतिक तैयारी कर रही है और हम्म। दूसरी तरफ एजेंसीज की जांच बढ़ती जा रही है और शिकंजा कसता जा रहा है। तो इसीलिए अभी से ये तैयारी, जिस ओर आपने इशारा किया कि लालू यादव की सेहत ऐसी नहीं है और उनके साथ दूसरी समस्याएं हैं कि चारा घोटाले से जुड़े कुछ और मामलों में भी फैसला आना बाकी है। तो जी, उसमें भी बिल्कुल। किसी का फैसला आ सकता है। उनको दूसरे हम्म। मामले में वो अरेस्ट हो सकते हैं, तेजस्वी यादव दूसरे मामले में अरेस्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद राजनीति कौन संभालेगा? फिर तो जो जो जितने खेमे या परिवार के अंदर जितने समूह बन गए हैं, दबाव समूह अलग अलग, उन हम्म। दबाव समूहों के बीच में राजनीति संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बात। जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों पूरी तरह से सक्रिय है, तब भी हम लोग सुनते हैं कि मीसा भारती अलग तरह से राजनीति कर रही है, उनके साथ के लोग अलग तरह से राजनीति कर रहे हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, जी। कुछ लोग राबड़ी देवी को जा करके सीधे उनके दरबार में जाते हैं, वहां से अपने लिए कोई ऑर्डर ऑर्डर पास कराते हैं। तेज प्रताप यादव का दरबार अभी दूसरे टर्म में तो कुछ कम रहा था, लेकिन वो भी एक अलग लगता है। रोहिणी आचार्य भी अब बिल्कुल। सक्रिय है राजनीतिक रूप से। और उसके हम्म। अलावा कई छत्रपों के आपने नाम लिए थे जो इंडिपेंडेंट बहुत मजबूत लोग हैं, जी। चाहे वो रीतलाल यादव हो या इस तरह के कई लोग हैं जो आरजेडी के हाँ। भीतर भी जो मजबूत नेता हैं, अपनी राजनीति अलग कर सकते हैं, उनको कैसे संभालेंगे। तो जिस तरह से कोई खतरा नहीं था, लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से अपना सक्सेशन तय कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया था, अपने सामने स्टैब्लिश किया था, उसी तरह से अभी भी लालू यादव तेजस्वी यादव को करना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार ही हो जाएंगे या बिल्कुल। हो जाएंगे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने पहले भी कहा कि अच्छा जनरल वो होता है जो युद्ध हारने की रणनीति बना करके चले कि हार गए तो कैसे निकलेंगे। अगर जी। मान लीजिए कि गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या राजनीति होगी। भाई, आपकी राज्य में सरकार नहीं रही, जहां आप जेल में अगर रखे जाते हैं, अगर आपकी सरकार होती जेल में, जैसे लालू यादव झारखंड में थे और वहां हेमंत सोरेन की सरकार थी, तो उनको काफी सारी सुविधाएं मिल गई कि आप जी। रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में रहने लगे और वहां लोगों का दरबार लगने लगा। अब तो सरकार चली हम्म। गई बिहार में आपकी। अब अगर आप जेल में जाते हैं या वहां या दिल्ली के जेल में लाए जाते हैं, तो फिर कैसे वहां से आप पॉलिटिक्स हैंडल करेंगे। तो इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए कि अपनी राजनीति इसको अपने एडवांटेज में कैसे बदलेंगे। अगर गिरफ्तार होते हैं तो सहानुभूति कैसे लेंगे। जी। उसमें जैसे हमने कल जिक्र किया था कि किस तरह से जगन मोहन जेल में गए थे, तो उनकी माँ और उनकी बहन पूरे प्रदेश में पैदल घूम रहे थे।
तो हम्म। ऐसी किसी यात्रा की ही रूपरेखा बना लें कि अगर कुछ होता है, अनहोनी होती है और गिरफ्तार होते हैं, तो कौन आदमी जनता के बीच में जाएगा सहानुभूति लेने? क्या राजश्री यादव निकलेंगी झोली फैला करके मांगने कि हमारे पति को गिरफ्तार कर लिया गया, देखिए हमारा दूधमुहा बच्चा है और हमारी मदद करिए? तो इस तरह का जो नैरेटिव क्रिएट करने वाला होता है, ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, ऑप्टिक्स क्रिएट करना होता है, उसकी भी जी। क्या योजना है, उसकी कोई रणनीति बनी है कि नहीं बनी है? तो ये सारी चीजों पर ठीक है, आप लीगल उपाय करिए, कानूनी उपाय कर रहे होंगे जरूर, और बड़े वकील उनके सर्विस में हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, जो उन्होंने राज्यसभा भी दिया था वकीलों को। तो वकील हैं आपके पास, उनके साथ आप लीगल मुकदमों की तैयारी करिए, कानूनी मुकदमे की तैयारी करिए, लेकिन राजनीतिक तैयारी, सामाजिक तैयारी, भावनात्मक तैयारी, उन सब के उपाय भी होने चाहिए हैं आपको। उसके बगैर अचानक अगर कुछ हुआ और आप तैयार नहीं है, तो स्थिति वैसी अफरा तफरी की हो जाएगी जैसे बगल के राज्य झारखंड में हो गई। नहीं तो अजीत जी, आपने देखिए राजश्री यादव का नाम लिया। देखिए अभी लालू परिवार में यदि कोई मुकदमा से बचा हुआ दिखता है तो वो व्यक्ति है तेज प्रताप यादव। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। और आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था तब भी वे नाराज हुए थे। और राजश्री यादव तेजस्वी यादव की पत्नी, देखिए बिहार की रहने वाली नहीं, परिवेश भी राजनीतिक नहीं, राजनीतिक समझ कितनी डेवलप हुई है मुझे पता नहीं। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का, लोकसभा क्षेत्रों का नाम भी जानती हैं, यह भी मुझे पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब सभी परेशान होंगे, तेज प्रताप यादव की दावेदारी होगी, तो क्या होगा? जैसे देखिए झारखंड में तो एक चंपई सोरेन मिल गए, जिन्हें उस इलाके में कोल्हान में टाइगर कहा जाता है। यहाँ है, लेकिन लालू यादव ने परिवार को छोड़कर कभी सेकंड लाइन बढ़ने नहीं दिया ताकि कोई चुनौती पैदा हो जाए। यहाँ भी देखिए अवध बिहारी चौधरी हैं, रामानंद यादव हैं, ललित यादव हैं, सुरेंद्र यादव हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन भरोसा, क्योंकि आपने देखा कि जब लालू यादव चारा घोटाले में फंसे थे और गिरफ्तारी की बेला आई थी, तो तमाम अटकलों के बाद उन्होंने सीताराम केसरी की सलाह पर पत्नी को ही चुना, राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी जिस दिन मुख्यमंत्री बनाई जा रही थी, वो रो रही थी, क्योंकि उन्हें सत्ता की बारीकियों के बारे में पता ही नहीं था, राजनीतिक क्रमों के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें जो शपथ पत्र था वो रटाया गया था। तो ऐसी स्थिति लालू परिवार के भीतर है, इन लोगों ने कोई सेकंड लाइन डेवलप नहीं किया। पार्टी में जो बड़े नेता हैं वो किनारे ही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक नई लाइन क्रिएट की, जिसमें पुराने लोग किनारे लगे हैं। अब देखिए पुराने नेताओं में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी, भरोसा कैसे ये करेंगे और इनके नेतृत्व को कैसे कोई आगे बढ़ाएगा, क्योंकि चुनाव 2024 का बिल्कुल सामने है। और जितनी तेजी से केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही है, अब तो ये भी नहीं रहा कि उनके खिलाफ एक्शन में कि कोई भाई ये डिप्टी सीएम है, अब तो एक विधायक रह गए, नेता प्रतिपक्ष कहलाएंगे। तो वहां भी कोई अड़चन और परेशानी नहीं होगी। तो इनके परिवार के भीतर की परेशानी और चुनाव का मौसम, नीतीश कुमार उधर चले ही गए, तो ये तो बड़ा ही नुकसानदेह होने वाला है। बिल्कुल, आप देखिए, अभी आपने आप झारखंड का एग्जाम्पल देते हुए राजश्री की बात कही, दोनों में बड़ी समानता है। जी। हेमंत सोरेन की पत्नी भी झारखंड की रहने वाली नहीं है, हम्म। आदिवासी हैं, लेकिन वो उड़ीसा की आदिवासी हैं, संथाल आदिवासी ही हैं। हम्म। शादी के पहले मुर्मू उनका सरनेम होता था, कल्पना मुर्मू, तो आदिवासी ही हैं, संथाल आदिवासी हैं। इसके बावजूद झारखंड में एक्सेप्टेड नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। उनको जी। चुनाव लड़ाने के लिए हेमंत सोरेन ने कोई आदिवासी आरक्षित सीट खाली नहीं कराई है, जबकि हम्म। लगभग सारी आदिवासी आरक्षित सीटें जेएमएम और कांग्रेस ने जीती हैं। बीजेपी जी। के पास तो सिर्फ 2 सीटें हैं जो आदिवासी आरक्षित सीट है, वो सिर्फ 2 ही जीती थी बीजेपी। हम्म। बाकी सारी सीटें कांग्रेस जेएमएम ने जीती है, फिर भी एक एक जनरल सीट खाली कराई गई थी, जहां से सरफराज अहमद चुनाव जीते थे, पूर्व कांग्रेसी हैं। एक जी। समानता तो ये दोनों, राजश्री भी बाहर की हैं, उधर कल्पना सोरेन भी बाहर की हैं। और दूसरा, आश्रय दोनों यादव भी पढ़ी, नहीं है, यादव न भी नहीं है, यादव है ये न हिंदू राजश्री, है। वो तो हम्म। संथाल आदिवासी हैं। हम्म। दोनों में एक बात ये भी है कि दोनों पढ़ी लिखी हैं, सुएब हैं, हम्म। दोनों आधुनिक समय की स्त्रियां हैं। ये समानता है दोनों के बीच में। दूसरी समानता ये है कि दोनों जगह परिवार के भीतर सत्ता का संघर्ष है। जी। झारखंड में भी शिबू सोरेन के जो छोटे बेटे हैं बसंत सोरेन, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री बने, और जो बड़े बेटे थे उनके दुर्गा सोरेन, जिनकी डेथ हो गई, उनकी पत्नी सीता सोरेन 3 बार की विधायक हैं, उनका भी है कि हम बने। अच्छा, उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, वो 3 बार की विधायक हैं, और इसी वजह से वो अड़ गई कि भाई मतलब हम बड़ी बहू हैं, अगर बहू को बनाना है तो फिर तो जी। हम तो ज्यादा डिजर्विंग बहू हैं, हम 3 बार से एमएलए हैं। तो रुक हम्म। गया फाइनली। और हेमंत ने बड़ी होशियारी से अपने पिता के किसी पुराने दोस्त को किनारे नहीं किया था। जी। इसका उनको बड़ा फायदा मिला है
कि उनके पास चंपई सोरेन है। उन्होंने किसी को अलग नहीं किया, जो छोड़ के चले गए वो चले गए अलग बात है, लेकिन उन्होंने सबको अपने साथ जोड़े रखा। जी, वो पुराने 70 साल की उम्र के लोग हों, लोबिन हेम्ब्रम हो, नलिन सोरेन हो, स्टीफन मरांडी हो, या ये अपने चंपई सोरेन हो, सबको उन्होंने अपने साथ जोड़े रखा। टेकलाल महतो जी, गुजर गए और हेमलाल मुर्मू बीजेपी में चले गए, नहीं तो उनके पिता के सारे दोस्त उनके साथ थे। तो एक जी, फायदा उनको मिल गया कि उनको एक कोल्हान का आदमी मिल गया, जहां जहां नया एरिया एक्सप्लोर कर रही है जेएमएम, और खुद संथाल के वो लोग हैं, तो संथाल उनका पारंपरिक गढ़ है। तो अब दो जी, ज्योग्राफिकल एरिया भी सद गया। हुँ, बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बिहार में तो कोई लालू यादव के समय के जितने पुराने नेता हैं, अब या तो वो नहीं रहे, बहुत सारे लोगों के का निधन हो गया, और बहुत सारे लोग बिल्कुल किनारे हो गए, एकदम ही किनारे लगा दिए गए, तमाम बुजुर्ग लोग, पुराने लोग। तो जी, एक पंचायत करने वाला भी बीच में कोई नहीं है जो आकर के रहे और आपका लेम डक अरेंजमेंट हो। और हुँ, परिवार के भीतर हमने पहले कहा कि कई लोगों की महत्वाकांक्षा है। जब जब अगर किसी महिला को बनाने की बात आएगी, तो ये बात तो जरूर उठेगी ना कि राजश्री क्यों, फिर मीसा भारती क्यों नहीं। बिल्कुल, जिनको जिनको अनुभव है, जो 6 साल राज्यसभा सांसद रहीं, पार्लियामेंट में जाती थी, बैठती थी, जिन्होंने देश दुनिया देखी हुई है, दिल्ली में जिनकी लगभग सभी बड़े विपक्षी नेताओं के साथ संवाद है जिनका, जी, तो वो जब अभी दूसरी बार की राज्यसभा सांसद हैं वो, तो उनके हुँ, पास 10 साल का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है। तो तेजस्वी यादव तो चलिए मान लीजिए हम लोग का एक एक पुरुषवादी समाज है हम लोग का, जिसमें उत्तराधिकारी बेटा होता है, तो जी, उत्तराधिकारियों में से मान लीजिए छोटे बेटे को चुन लिया। लेकिन अगर हुँ, वो नहीं होते हैं, तो पार्टी संभालना किसी अगर महिला को है, तो फिर तो राजश्री से ज्यादा मीसा भारती का नाम आएगा। रोहिणी फिर आचार्य का नाम आने लगेगा। रोहिणी आचार्य का नाम आएगा, जो इतनी एक्टिव है, सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, जिन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी हुई है, एक राजनीतिक जी, महत्वाकांक्षा रखती है, उनके हुँ, प्रति लोगों की बहुत ज्यादा सहानुभूति है। और सिर्फ जी, बिहार की नहीं, हम ये बात बता रहे हैं, पूरे देश में, दिल्ली में भी लोग उस रोहिणी आचार्य को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं कि उस बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो भी हो सकती हैं। तो ये स्थिति आएगी, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कौन सुलझाएगा फिर? हुँ, तो अगर राबड़ी देवी के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, लेकिन मान लें कि अगर वो रहती हैं, तो क्या वो इस विवाद को सुलझा पाएंगी? कि अगर भाई जा रहा है, तो फिर बड़ा भाई क्यों नहीं उत्तराधिकारी बने? तेज प्रताप क्यों बिल्कुल, नहीं बने? और अगर हुँ, तेज प्रताप नहीं बनते हैं, आप जिद करते हैं किसी महिला को बनाने की, तो फिर राजश्री क्यों, मीसा भारती क्यों नहीं बने? तो जी, ये बहुत सारा, अच्छा अभी ऐसा नहीं है कि इन लोगों के मन में ही कोई बहुत चीज बैठी हुई है। देखिए कई हुँ, बार ऐसा होता है कि परिवार के लोगों में आपसी प्रेम होता है, भाईचारा होता है, चीजें नहीं होती हैं। लेकिन सबके आसपास एक कोटरी बन जाती है, एक इंटरेस्ट ग्रुप, सबके आसपास एक इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है, जिसको लगता है कि अगर हम जिसके बहुत क्लोज हैं वो आ जाएगा पावर में, तो हमारी चलेगी, हमको लाभ हो जी, जाएगा। ये हुँ, इंटरेस्ट ग्रुप के लोग रोज कान भरते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप के लोग रोज एक नया सत्ता का केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन क्या उस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप जो अभी बने हुए हैं, सब हमको भी पता है, आपको भी पता है कि किस नेता के जी, इर्द गिर्द किन नेताओं का इंटरेस्ट ग्रुप बना हुआ है, जो मुश्किल की स्थिति में फूट डालने का काम करेंगे, एकता नहीं बनाएंगे, हुँ, फूट डालने का काम करेंगे अपने फायदे के लिए, लड़ाना चाहेंगे परिवार के लोगों को अपने फायदे के लिए। तो उस बिल्कुल, तरह के लोगों से कैसे निपटेंगे? तो ये चीजें परिवार में जो है, अच्छा वही हमने कहा कि फिर उस अगर आप अभी तुरंत डिसीजन नहीं करते हैं, तो जनता के बीच भी मैसेज पहुंचाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस समय जी, जब 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 राबड़ी देवी को लालू यादव ने बनाया था, तब कोई चुनौती नहीं थी, ना पार्टी के अंदर कोई चुनौती थी, ना पार्टी के बाहर कोई चुनौती थी। कोई हुँ, पार्टी उस समय नहीं थी जिस पार्टी में कोई दम हो कि आरजेडी को रिप्लेस कर सके। जी, पूर्ण बहुमत मिला हुआ था आरजेडी को 1995 के चुनाव में। तो उस पूर्ण बहुमत में लालू यादव को सत्ता परिवर्तन करना था। उस समय बहुत छोटी पार्टी थी समता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी, बीजेपी भी बहुत छोटी पार्टी थी उस, हुँ, और कांग्रेस भी बहुत छोटी पार्टी थी, 26-27 विधायक की पार्टी कांग्रेस थी। तो कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो रिप्लेस कर सके आरजेडी को, और जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी जिनका उस समय थोड़ा बहुत वजूद था, वो सब आरजेडी के साथ ही थे। तो वो चुनौती नहीं थी उस समय लालू यादव के सामने कि कोई उनकी पार्टी को तोड़ देगा, उनकी पार्टी के विधायक दूसरी तरफ चले जाएंगे, इस तरह की कोई चुनौती नहीं थी। आज जी, चुनौती है, आज आरजेडी उस तरह से बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी वाली पार्टी नहीं है। हुँ, पार्टी बहुत छोटी हो गई है, उस समय के मुकाबले आधी से भी कम सीटें हैं। जब उस समय 1995 में 165 सीटें थी, जब 97 में लालू यादव गए छोड़ करके अपनी पत्नी को बना करके, तब 165 सीटें थी उनके पास। जी, आज 80 सीट की पार्टी है, तो पार्टी हुँ, छोटी हो गई। दूसरे क्या, नीतीश कुमार की पार्टी बहुत बड़ी है, और उस पार्टी के साथ दोनों का तालमेल है, कभी भी एक दूसरे के यहाँ इंटरचेंज होने का मामला चलता है। बीजेपी बहुत पावरफुल पार्टी है, उसके पास केंद्रीय नेतृत्व है और हर तरह के टूल हैं जिससे वो किसी पार्टी को तोड़ सकती है।
तो अब तो बहुत विकल्प है, अगर पार्टी कोई छोड़ना चाहे तो अब बहुत विकल्प है उसके सामने, अगर दूसरी पार्टी डैमेज करना चाहे तो उसके पास बहुत रास्ते हैं डैमेज करने के। तो जी। अब उस तरह की कंफर्टेबल स्थिति भी नहीं है 97 वाली। हुँ। इसलिए और लालू यादव जितने मजबूत थे, उतने मजबूत तेजस्वी यादव नहीं है अभी। जी, तो बिल्कुल। अच्छा, उस समय एक दूसरा पावर सेंटर ये था कि लालू यादव के पास 2 साले थे जो कमिटेड थे उस समय परिवार के प्रति, और बड़े थे हुँ। जिन्होंने दोनों परिवार के सारे बच्चों को भी सँभाले रखा। उस समय की जो स्थिति हम बताएँ, जो हमको पूरा ध्यान है, एकदम जी। हम लोग की आँखों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब हुँ, वो हुँ। स्थिति नहीं। अब जो भी करना है वो अपने सामने करना होगा। ये हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं और एकदम दिली तमन्ना है कि किसी भी विपक्षी नेता के खिलाफ इस तरह से वेंडेटा की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित है। और जी। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो। लेकिन अगर हो जाए तो फिर उसके लिए तैयारी जो है वो पहले से होनी चाहिए, जो अभी हमको नहीं दिख रही है। ना परिवार में किसी तरह का के निपटारे की खबर है कि परिवार में कोई चीजें निपटा ली गई और सब चीजें तय हो गई, सक्सेशन का लाइन तय हो गया। ना पार्टी के अंदर कुछ चीजें तय होने की खबर है, और ना जनता के बीच जाने की कोई प्लानिंग अभी दिख रही है तेजस्वी यादव की। अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमने कहा कि आप एक चाणक्य के नाम से एक कहावत कही जाती है, पता नहीं उन्होंने कही थी या किसी ने कही है, लेकिन जी। अच्छी बात है कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। हुँ। अपनी गलतियों से सीखने के लिए आपकी उम्र बहुत कम हो जाती है, बहुत छोटी पड़ जाती है उम्र। उसी तरह से दूसरे लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, उनसे सबक लेना चाहिए। और हम बार-बार आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जेल में गए जगन मोहन रेड्डी, उनकी माँ और उनकी बहन सड़क पर निकल गए थे लोग। पदयात्रा जी, की योजना बिल्कुल। रूपरेखा बन गई थी और सब लोग लड़ाई संघर्ष शुरू कर दिए थे। हुँ। अभी अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव? इसी इंतजार में हेमंत सोरेन की दुर्दशा हुई है। उनको पता था जो चीज़ अब असंभावी है, जो चीज़ आपको दिख रही है कि हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इंतजार किस जी, बात का करना बिल्कुल। है? गिरफ्तारी के दिन का इंतजार करेंगे कि जिस दिन ईडी आ जाएगी बैठ के हमको गिरफ्तार करने, उसी दिन हम इस्तीफा देंगे, उसी दिन हम अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। आप जी। चुन दीजिए, आप जिसको बनाना है उसको बना दीजिए, उसको एस्टेब्लिश कर दीजिए। हो सकता है कि आप नहीं गिरफ्तार हो, तो फिर वापस अपने हाथ में हुँ। ले लीजिएगा, उसमें क्या चीज़ है? जी। उसमें क्या दिक्कत? लेकिन नहीं, वो एक कर और देना चुनौती चाहिए। है अजीत जी, एक और चुनौती है। देखिए, इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत तो ख़ैर तेजस्वी यादव को नहीं होगी, क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष होंगे, ठीक है, जेल चले जाएँगे, विधायक तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन एक चुनौती यदि हम झारखंड से तुलना करें, तो कलता सोरेन को गांडेय लोकसभा विधानसभा क्षेत्र खाली कराने के बाद भी विधायक नहीं बना पाए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी हो जाएँगे और नेता प्रतिपक्ष होने के लिए बिहार विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी है और तेजस्वी यादव यदि जेल चले जाते हैं, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो परिवार में जिन्हें ये उत्तराधिकारी बना सकते हैं या संघर्ष का साथी बना सकते हैं, चाहे वो राजश्री यादव हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, वो बिहार विधानसभा की सदस्या नहीं होंगी। तो पहले नेता प्रतिपक्ष तेज प्रताप यादव कहेंगे कि यह कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये संघर्ष, क्योंकि इसकी तैयारी नहीं की गई है? फिर कौन विधायक इस्तीफा देगा? चलिए, वहाँ तो उन्होंने सरफराज अहमद को तैयार करा लिया था। तो इन सारी तैयारियों के लिए इन्होंने कोशिश भी अभी शुरू की है। मुझे इस बात की जानकारी तो दिखती नहीं है अजीत जी। नहीं, तो हम तो वही बात कह रहे थे। अभी हम जी। इस्तीफा देने की जो बात कह रहे थे, वो हुँ। ये है कि वो अभी भी चाहें तो नेता प्रतिपक्ष बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए मतलब अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता चुन सकते हैं, जिसको भी चाहें वो चुनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो विधायक हो जाए। उनको विधायक जी। होना होगा, थोड़े दिन के बाद जो है विधायक हो जाना होगा 6 महीने के भीतर। तभी हुँ। विधानसभा में जाकर के कोई भी व्यक्ति जिसको चुना जाएगा वो बैठेगा। तो जी। जो हमको जो जानकारी है, और बहुत पुख्ता जानकारी है, कि सरफराज अहमद को 31 जनवरी को जब इस्तीफा कराया गया था, तो हेमंत सोरेन ने उनको राज्यसभा का वादा किया कि जी। झारखंड में अप्रैल में जो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है धीरज साहू की, सब जानते हैं, हुँ। सारा देश धीरज साहू को जान गया। उनके यहाँ 526 बिल्कुल। करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। उनका हुँ। राज्यसभा उनकी खत्म हो रही है, तो हम सरफराज अहमद को, उन्होंने कहा कि हम आपको राज्यसभा देंगे। सरफराज जी। अहमद ने उनसे पूछा कि भाई इस बार तो कांग्रेस का क्लेम है, पिछले 2 हुँ। बार से 2020 में और 22 में जेएमएम ने सीट ली है। पहले शिबू सोरेन गए 2020 में, और 2022 में महुआ माझी गईं। तो कांग्रेस का क्लेम है, तो हेमंत ने कहा कि हम कांग्रेस को देख लेंगे, हम आपको राज्यसभा देंगे। तो जी। उन्होंने तुरंत खाली कर दिया, और उनके स्पीकर उनके अपने थे, आनन-फानन में इस्तीफा उनका स्वीकार हो गया। हुँ। उस बात से क्यों नहीं सबक ले रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव? जी। उस समय उन्होंने क्या किया? उस समय अगर उसी समय वो अपनी पत्नी को अपनी जगह पर नेता बनवा दिए रहते, तो उनको कोई हुँ। दिक्कत नहीं होती। फिर उनकी पत्नी शपथ लेती मुख्यमंत्री की। पार्टी के भीतर का जी। भी जो विवाद था, वो अपने सामने वो सुलझा देते। हुँ। लेकिन वो ये एक सीट खाली करा ली, मतलब एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया।
उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा ये नहीं सोचा, इंतजार करते रहे कि चलो अभी तो ईडी थोड़े अरेस्ट कर रही है। तो वो जी। दिन आ गया, और वो दिन आ गया तो उनकी पार्टी के तमाम विधायकों ने कहा कि भाई आप नॉन विधायक को मत बनाइए, हम्म। नॉन विधायक को आप नेता मत बनाइए, क्योंकि स्पीकर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे गवर्नर। तो हमारा ये था कि आज आज लालू यादव के पास 2 राज्यसभा की सीटें हैं। वो किसी जी। विधायक से भी सीट खाली करा दें, तेजस्वी यादव, हम्म। और उसको कहें कि हम राज्यसभा भेजेंगे और उस सीट पर बाई इलेक्शन के लिए अपनी पत्नी को नाम घोषित कर दें, अगर पत्नी को उत्तराधिकारी बनाना है। बिल्कुल। आज उनके पास देने के लिए कुछ है, जिसमें हम्म। वो राज्यसभा दे सकते हैं, वो आज राज्यसभा की घोषणा कर दें और सीट खाली करा लें। तो अब स्पीकर विधान उनके परिषद अपने के भी हैं। चुनाव होने आज विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं। विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं, विधान परिषद हाँ किसी को जी। कमिट कर दे दे और उसकी विधानसभा सीट खाली करा लें। जी। तो ये इसके लिए इंतजार किस बात का करना है? आप हम्म। इंतजार क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली उनके परिवार, उनकी पत्नी को, उनकी दूसरी बहन को भी राजनीति में आना ही है। ये सबको पता है कि जी। उनको आना है राजनीति में। तो हम्म। अभी ले आ दीजिए, अभी अपने सामने ले आ दीजिए। अपने जो गलती हेमंत सोरेन ने की है वो मत करिए। अभी ले आ जी दीजिए बिल्कुल। अपने सामने उनको। जब बिना विधायक हुए हमको, कि झारखंड के लोग बताते हैं, बातें होती है हमारी और सब जानने वाले लोग हैं हमारे। तो जी। उन्होंने बताया कि जब पहले दिन मीटिंग में बैठी कल्पना सोरेन जाकर के, तो काफी मरमरिंग, बहुत कानाफूसी हो रही थी इस बात को लेकर हम्म। के कि भाई विधायक दल की बैठक में आप अपनी पत्नी को, एक नॉन विधायक को क्यों बिठा रहे हैं? जी। तो ये जो होगा, जो आपके शुभचिंतक भी हैं, जो आपके करीबी सहयोगी भी हैं, उनके मन में भी ये बातें आती हैं। तो आप क्यों इस बात का स्कूप छोड़ रहे हैं? आपके पास अभी समय है, स्पीकर आपके अपने हैं, अगर किसी से इस्तीफा कराना है तो आप करा के तुरंत भेजिए, हाथों हाथ इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा, जी। नोटिफाई हो जाएगा यहाँ से कि भाई ये सीट खाली हो गई। तो आज नहीं तो जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसके साथ विधानसभा का बाई इलेक्शन हो जाएगा, आप लड़वा लीजिए। ये तो आप अभी अगर घोषित कर देंगे सीट खाली करा करके कि भाई हमारे परिवार से अमुक आदमी इस सीट पर चुनाव लड़ेगा, तो ये तो जी। दावेदारी तय हो गई ना। ये तो सक्सेशन हम्म। की लाइन भी तय हो गई, ये भी तय हो गया कि कौन आपकी जगह उत्तराधिकारी होगा, आप अगर अपनी विधानसभा सीट नहीं छोड़ रहे हैं तो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने जितने लोगों को देखा है, उनके हिसाब से जो अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से ये कर देना चाहिए। देखिए, बीजेपी तो बहुत रूथलेसली काम कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए। उसको कोई बिल्कुल। संयोग के सहारे कोई चीज उसको नहीं छोड़नी है। तभी बिहार का ऑपरेशन हुआ, सत्ता बदली गई बिहार में। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा किस तरह से पार्टी तोड़ दी गई। पहले नहीं एक अजीत पार्टी जी, आपने ये भी देखा ना, जो लोग कह रहे थे कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम में ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, चंडीगढ़ में बैलेट पेपर ही इनवैलिड हो गया। बिल्कुल, वो भी तो देख ही लिया ना। सब लोगों ने देख हाँ। लिया कि एक मेयर का जी। चुनाव जीतने के लिए, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीतने के लिए, जिससे जी। जिससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम्म। 8 साल से बीजेपी का मेयर है चंडीगढ़ का। इतनी जी। छोटी-सी जगह है, और वहीं हम्म। पर 2 राज्यों की राजधानी है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़। 2 राज्यों जी। की राजधानी होने के अलावा केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत हम्म। सरकार द्वारा अपॉइंटेड वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मतलब हम्म। ऐसे भी कमान चंडीगढ़ की भारत सरकार के हाथ में है। इसके जी। बावजूद मेयर बनाने के लिए 8 वोट सामने बैठ करके, जो अनिल मसीह, जिनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, उन्होंने आंखों के सामने 8 वोट इनवैलिड कर दिए और हम्म। मेयर बना दिया बीजेपी का। तो ये मैसेज देना था बीजेपी को कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है, ये फेल हो गया। जनता में ये मैसेज बिल्कुल। बनवाना था कि ये लोग मिल के भी नहीं चल सकते हैं। जो बात कही बाद में जेपी नड्डा ने की, इन न तो इनका अर्थमेटिक ठीक है और न केमिस्ट्री ठीक है। मतलब इनकी गणित भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है, रसायन भी नहीं है। तो जी। ये बात साबित करनी थी उनको। तो जब इतनी बारीक, इतनी छोटी-छोटी बातों पर इतना रूथलेसली पार्टी काम कर रही है, तो और उसको ये बात खून लग गया है उसके मुंह में कि लोग भ्रष्टाचार के मामले पर वोट करते हैं, और भ्रष्टाचार विरोधियों के खिलाफ हम कार्रवाई करें तो हमारी जय जयकार होती है। ये अलग बात है कि जी। देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अभी हम्म। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, जिसमें हम लोगों को 100 में 39 नंबर मिले हैं। हम्म। 2023 में 40 नंबर मिले थे और हम लोग 85वें नंबर पर थे। अब 39 जी। ही नंबर मिला और हम लोग 93वें नंबर पर चले गए। 8 स्थान और गिर गए भ्रष्टाचार के मामले में। भ्रष्टाचार जी। बढ़ रहा है। इसके बावजूद हम्म। परसेप्शन क्रिएट करने की बात होती है, जो बीजेपी ने परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसके नेता भ्रष्ट हैं। तो इसीलिए इतने बार प्रचार से पहले परसेप्शन बनाया गया, बरसों लगा करके परसेप्शन बनाया गया। वो इसलिए कि जब आपके पर कार्रवाई होगी तो लोग समझेंगे कि चलिए तो ठीक ही है, ये तो भ्रष्ट थे ही। तो इस तरह बिल्कुल। का परसेप्शन जब आपके बारे में बना दिया गया है, तब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगले कदम का। तो उसी तरह से आप ट्रैप में फंस जाएंगे, जिस ट्रैप में आपको हेमंत सोरेन फंस गए। हेमंत सोरेन आखिरी दिन तक इस उम्मीद में थे कि हम 31 जनवरी को हमसे पूछताछ होगी, जी। और 29 जनवरी को उनके दिल्ली के घर पे ईडी पहुंच गई, और हम्म। उस दिन ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि आप फरार हो गए, लापता हैं, जिसका कोई आधार नहीं था। बिना किसी वारंट जी। के, बिना किसी नोटिस के पहुंच गई थी वहां केंद्रीय एजेंसी। तो हम्म। जब उस तरह से कुछ करना चाहेगी तो आपके पास क्या उपाय होगा? आपके भी दिल्ली के घर पे पहुंच जाए और कहे कि आप लापता हो गए, फरार हो गए, और उसके बाद आपको पकड़ ले पटना में जाकर के।
तो बिल्कुल। अभी बहुत सारी चीज, ये सब चीजें हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन हम्म। इस पर क्यों इस बात का इंतजार करना? आप उसको एंटिसिपेट करिए, आगे की दूरदृष्टि दिखाइए। आप अभी तमाम पॉलिटिकल गेम प्लान अभी बना डालिए। अब 1 हफ्ते होने जा रहे हैं, अब तो कितना टाइम जी। हो गया, अभी तो हटे हुए हो गए समय, तो क्या इसमें क्या पॉलिटिकल एक्शन लिया गया है? क्या हम्म। जो अपोजिशन जो सत्ता में आ गया वो तो बहुमत साबित करने का इंतजार कर रहा है, तो विपक्ष किस बात का इंतजार कर रहा है? अभी बिल्कुल। क्या कोई पॉलिटिकल एक्शन हमको नहीं दिख रहा है। हमको नहीं दिख रहा है कि उस जी। दिन के बाद जो एक दिन बैठक हुई थी विधायकों की, उसके बाद आरजेडी की कोई बैठक हुई है। आप नहीं, आरजेडी के बिल्कुल नहीं हुई। विधायकों को आप बुलाइए, सांसद राज्यसभा के लोगों को बुलाइए, मीटिंग करिए, सड़क पर उतरिए, एक तो बनाइए, बज़ क्रिएट करिए, लोगों के बीच में लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। इसी बात का माहौल बनाइए। दूसरे लोग दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के लोग इस बात का माहौल बना रहे हैं कि हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, तो तेजस्वी को परेशान किया जा रहा है। आप तो कुछ बना ही नहीं रहे। जी। आप निकलिए सड़क पर, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए भी, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी, उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी, एक एक वैकल्पिक लीडरशिप खड़ा करने के लिए भी, परिवार का झगड़ा निपटाने के लिए भी, ये सारी चीजें अभी कर डालिए। अभी दिख रहा है कि सब लोग ठीक है, लालू यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं, सब लोग हैं। तो क्या राबड़ी देवी और हेमा यादव और मीसा भारती का नाम अपने आप बिना मतलब के थोड़े डाला गया है उस आरोप पत्र में? बिल्कुल। पता नहीं किसके बिल्कुल। खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो जाए। तो हम्म। उसके अलावा आपको जल्दी से जल्दी ये चीजें करनी चाहिए हैं। उस इंतजार करते रहिएगा तो फिर झारखंड जैसा सीन क्रिएट हो जाएगा। और अब तो आप सत्ता में भी नहीं है कि आप उसको संभालिएगा। अपोजिशन में जब भगदड़ मचती है और सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हों हाथों हाथ लेने के लिए, तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। जी, तो आपने समझाई, देखिए अजीत जी ने बहुत विस्तार से समझाया, और वह बात कि युद्ध हमेशा जीतने के लिए लड़िए, लेकिन यदि हार रहे हैं तो बचने का रास्ता क्या है, कैसे निकल जाएंगे वहां से, जान कैसे बचेगी, इसका रास्ता पहले से ढूंढे रखिए। तो तेजस्वी यादव के पास देखिए यह रास्ता ढूंढने का वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि तलवार बहुत तेज चल रही है। तो तलवार चले इसके पहले रास्ता ढूंढ लीजिए, जिससे भी आगे संभालना है आरजेडी को। जब आप भीतर जाएंगे, यह तय कर लीजिए, जनता के बीच जाइए, संवेदना पैदा कीजिए, सहानुभूति पैदा कीजिए, और आगे क्या, बिहार की स्थिति जो होगी वह आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।